नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये विज़न आईएएस टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स 2023 का टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट संख्या है 3786। ठीक है, तो हम इसको आज डिस्कस करेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और करेक्ट विद रेफरेंस टू दी कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड की अगर बात की जाए कि कैंटोनमेंट बोर्ड होता क्या है, तो आपको पता होगा कि हर शहर में कुछ एक एरिया होता है जो कि बेसिकली मिलिट्री पर्पज़ के लिए उसको अलॉट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको छावनी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। पहले लिखा हुआ है, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर द म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द सिविल पॉपुलेशन इन द कैंटोनमेंट एरिया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसका जो इस्तेमाल है, ठीक, इसको जो इस्टेब्लिश किया जाता है वो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है, जहाँ पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है वो भी वहाँ पर बेसिकली रह सकती है। यानी कि बिटवीन द सिविलियन पॉपुलेशन आप बात कर सकते हैं, शहर के बीचों बीच ये होता है। नेक्स्ट इज कि इट वर्क्स अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है, तो ये गलत है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ द पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड मेंबर। ये सही है बेसिकली कि इसमें क्या होता है, कुछ इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। दोनों तरह के जो मेंबर्स हैं इसमें काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता नहीं चाहिए। ठीक है, तो हिसाब से देखा जाए तो पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी रामानुजा प्राइज़। तो रामानुजा प्राइज़ के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेसिकली इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स ये दिया जाता है। पहला लिखा हुआ है कि इट इज़ अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द कैम्ब्रिज इन द मेमोरी ऑफ द श्री निवास रामानुजन। तो आपको पता है जो श्रीनिवास रामानुजन थे ये बेसिकली बहुत एक बड़े मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो क्या उनके नाम पे दिया जाता है, बिल्कुल सही है। ये जो प्राइज़ है रामानुजा प्राइज़, ये श्रीनिवास रामानुजन के नाम पे दिया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि नो वुमेन हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस प्राइज टिल नाउ। यानी क्या किसी भी लड़की को, वीमेंस को अभी तक ये प्राइज़ नहीं मिला, ये गलत है। लास्ट ईयर जो बेसिकली नीना गुप्ता हैं, ठीक है, जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उनको ये प्राइज़ मिला था। ठीक है, एट दी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, उनको 2021 का ये अवार्ड मिला हुआ था, रामानुजन प्राइज़। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट इज द प्राइज इज अवॉर्डेड टू रिसर्चर्स फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक, तो बेसिकली ये जो प्राइज़ है, ठीक है, इसको अवॉर्ड किया जाता है कि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, उसके साथ, ओके, सो उसके साथ साथ बेसिकली ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको दिया जाता है। देखा जाए उसमें एक जो स्टेटमेंट 1 और जो 3 है वो सही है, दोनों 1 और 3 सही है, दूसरा जो है वो गलत है। ठीक है, उस हिसाब से स्टेटमेंट होना चाहिए 1 और 3। ठीक है, स्टेटमेंट हमारे पास है सिर्फ यहाँ पर ए, या तो ए या तो बी। तो हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों में से एक होगा, पर ऑप्शन देखा जाए तो ये पहला और तीसरा जो है वो दोनों सही हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन वैसे होना चाहिए 1 और 3 ऐसा कुछ, तो यहाँ पर ही करेक्ट करेंगे इसको हम। नेक्स्ट बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द स्टेम सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। स्टेम सेल्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होती हैं जिसके द्वारा हम नई सेल्स को या नए ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, पहले लिखा है द स्टेम सेल्स कैन नॉट बी मेड इन दी लेबोरेटरीज। क्या स्टेम सेल्स को लेबोरेटरीज में नहीं बनाया जा सकता। कौन सा स्टेटमेंट पूछा है कि करेक्ट है। ठीक है, पहला पूछा है कि स्टेम, ओके, सो बेसिकली क्या है, जो स्टेम सेल्स हैं क्या उसको लेबोरेटरी में ग्रो नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या गलत है। स्टेम सेल्स जो है उसको लेबोरेटरी में ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, एक स्टेम सेल्स का नाम है जिसे IPS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंड्यूस्ड प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये जो स्टेम सेल्स है इसको बेसिकली लैब में ग्रो किया जा सकता है। तो जो पहला स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द स्टेम सेल्स कैन क्योर द HIV। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। जो ट्रांसप्लांटेशन है, अगर हम स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो ये HIV को क्योर भी कर सकता है। अभी US में एक वुमेन्स थी, तो उनको भी ये किया गया था कि जो स्टेम सेल्स थी उसको ट्रांसप्लांट किया गया था और जिससे HIV को क्या किया गया था, क्योर किया गया था। तो ये भी सही है। थर्ड इज द स्टेम सेल्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दी मैमल्स ओनली। क्या स्टेम सेल्स सिर्फ मैमल से आ सकते हैं, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेम सेल्स मैमल्स के साथ साथ जो हमारे इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, या जो भी एम्फीबियन है, ठीक है, जो, ठीक है, और उसके बाद प्लांट
ठीक है, सबसे कहीं ना कहीं हम स्टेम सेल्स ले सकते हैं। और स्टेम सेल्स का काम क्या है, जो नए ऑर्गन्स हैं उसको जनरेट करना। बेसिकली स्टेम सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट इज दी embryonic stem cells, and second is the adult stem cell, and थर्ड इज़ दी IPS, जिसके बारे में यहाँ पर मैंने बात किया था। एम्ब्रियोनिक क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वहाँ माँ से बच्चे के अंदर जो चीज़ें ग्रो करती हैं जैसे चाहती हैं, तो वो कहीं ना कहीं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से जाती हैं। फिर उसके बाद एडल्ट स्टेम सेल्स, ये क्या काम करते हैं कि जो ऑर्गन अगर डैमेज हो गया तो उसको रिपेयर करने में काम करता है। एंड देन दिस IPC, दैट इज़ द इंड्यूस्ड प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये 3 तरह की मेन स्टेम सेल्स होती हैं। तो यहाँ देखा जाए तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सिर्फ सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेट बिल। तो स्टेट बिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन दी पासेज ऑफ द स्टेट बिल, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। आपको पता है क्या कि जो स्टेटमेंट, जो अगर कोई बिल पास हुआ है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली से, ठीक है, तो वहाँ से वो किसके पास जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा, और गवर्नर वापस उसके गवर्नर जो है वो उसको कंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट के पास भेजता है। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का रोल प्ले करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्टेट बिल कैन बी reserved for the president but once reserved the governor has no role to play, ये स्टेटमेंट सही है। अगर एक बार देखिए, बात समझे, अगर जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली ने बिल भेजा किसके पास, गवर्नर के पास, और गवर्नर ने किसको भेज दिया, प्रेसिडेंट को भेज दिया। अगर प्रेसिडेंट ने एक बार बिल को रिजर्व कर लिया, अपने पास रख लिया, वापस नहीं भेजा, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो गवर्नर का रूल खत्म हो जाएगा। दोबारा अगर उसी बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली पास करा के भेजती है तो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, उस डायरेक्ट किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। देन थर्ड इज स्टेट बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट बट द प्रेसिडेंट हैज़ टू गिव असेंट टू द बिल, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेसिडेंट पे बाउंडेशन कोई भी नहीं है कि बिल को असेंट देगा कि नहीं देगा। तो स्टेटमेंट हमारा जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बात करते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले लिखा है एडजर्नमेंट मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। जो एडजर्नमेंट मोशन है सिर्फ क्या वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, पूछा है कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, यानी कि गलत है। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, वो सही है कि जो भी एडजर्नमेंट मोशन है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा परमानेंट हाउस है वैसे भी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंडिविजुअल मिनिस्टर और द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, वो गलत है। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक है, कि इट इज़ मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओनली, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ठीक, इसको हम इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ नहीं मूव कर सकते हैं, सिर्फ मूव किसके साथ कर सकते हैं, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिसाब से। तो जो स्टेटमेंट ओवरऑल हो गया वो क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड बात कर रहा है जो सेंसर मोशन है कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो सेंसर मोशन है ये क्या है, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं जाता है। सेंसर मोशन जो है बेसिकली जो भी इंडिविजुअल मिनिस्टर है तो उसके खिलाफ जाता है। कहने का मतलब क्या है, सेंसर मोशन जाएगा किसके लिए, इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए, और नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके लिए जाएगा, इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए। बात समझ गए, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए अगेंस्ट, सेंसर मोशन इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट। तो यहाँ पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा और तीसरा जो है इनकरेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन इन दी पार्लियामेंट्री असेंबली और दी कंस्टिट्यूएंसीज। तो जो पार्लियामेंट्री असेंबलीज होती हैं या जिनको हम बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसीज, आपको पता है कि कोई एक बड़ा एरिया है, जैसे अगर यूपी बात किया जाए तो यूपी जो है वो कई छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसीज में विभाजित है। तो अब ये पूछ रहा है कि इन कंस्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो बेसिकली इन कंस्टिट्यूएंसी में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, रिटर्निंग ऑफिसर्स की होती है। ठीक है, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, रिटर्निंग ऑफिसर बेसिकली ये एक ऑफिसर होता है जिसको इलेक्शन कमीशन नॉमिनेट करता है, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ द जो लोकल गवर्नमेंट है उसके साथ मिलके। तो वो है मतलब कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो भी लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी है तो, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, ठीक, उसके साथ मिलकर क्या करता है, एक ऑफिसर को नॉमिनेट करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर। और ध्यान रखना कि रिटर्निंग ऑफिसर को हेल्प करने के लिए एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से 6 का ऑप्शन क्या हो गया, ए। 7 नंबर,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जज की सैलरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाउ दे आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो बेसिकली बात किया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की सैलरी या अलाउंस होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं डिसाइड करते हैं, वो पार्लियामेंट करती है। ठीक है, कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। तो उस हिसाब से जो स्टेटमेंट 1 हो गया वो गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट इज इट कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट टू द जज डिसएडवांटेज आफ्टर दिस अपॉइंटमेंट, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अगर जज का अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद आप उसकी सैलरी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। नेक्स्ट, इट इज़ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, ये भी गलत है। वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे नहीं चार्ज करते हैं, इट इज़ चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। ठीक है, किस पे चार्ज करते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक, ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही, क्योंकि सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं कहीं ना कहीं वो क्या है? गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स कैन द गवर्नर एक्ट एज हिज डिस्क्रिशन। आपको पता है कि गवर्नर के पास क्या होती है? डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, कई सारे मैटर्स में वो डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स जो है इसमें गवर्नर जो है वो अपने डिस्क्रिशन में काम कर सकता है। ठीक, पहले लिखा है सबमिटिंग ए रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 356 ऑन द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। बिल्कुल सही है, गवर्नर जो है वो अंडर आर्टिकल 356 यानी कि ये किसकी बात करता है? ये बात करता है प्रेसिडेंट रूल के बारे में बात करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि जब गवर्नर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सेंड करेगा कि भाई जो स्टेट में है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है गड़बड़ हो गई है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर वो अपनी विवेक के इस्तेमाल करेगा, यानी कि अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करेगा कि एक्चुअल में कंडीशन इतनी ख़राब है कि इमरजेंसी लगनी चाहिए, स्टेट इमरजेंसी, वहाँ पर गवर्नर की डिस्क्रिशन काम आएगी। नेक्स्ट इज, तो स्टेटमेंट सही हो गया। रिजर्विंग बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी सही है कि अगर देखिए अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास किया तो पहले किसके पास आएगा? गवर्नर के पास आएगा। अगर गवर्नर को लग रहा है ऐसा कि जो बिल है जो इसने जो लेजिस्लेटिव असेंबली से आया है ये कहीं ना कहीं ऐसा है जो डिस्टॉर्ट कर सकता है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को, या फिर जो भी जो फेडरल कैरेक्टर है हमारे संविधान का, ठीक, वो डिस्टॉर्ट कर सकता है, उस कंडीशन में वो किसके पास भेज देगा? प्रेसिडेंट के पास। तो कहने का मतलब है कि वो बिल फेडरल कैरेक्टर को डिस्टॉर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन को डिस्टॉर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये कौन डिसाइड करेगा? गवर्नर। तो यहाँ पर भी गवर्नर जो है किसका यूज़ कर रहा है? अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर इफ नो सिंगल पार्टी हैज सिक्योर्ड द मेजॉरिटी इन द स्टेट इलेक्शन, ये भी सही है। अगर किसी भी पार्टी ने, जैसे पार्टी है और पार्टी भी, किसी भी पार्टी ने भी मेजॉरिटी को नहीं अटेन किया तो उस कंडीशन में चीफ मिनिस्टर किसी भी एक लीडर, किसी भी एक इंसान को बुला सकता है फ्लोर ऑफ द हाउस में। ठीक है, फ्लोर ऑफ द हाउस में, और वो बोल सकता है कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दें। ठीक है, और आपको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो ये भी सही है, वहाँ पर भी डिस्क्रिशनल का इस्तेमाल करेगा। तो हिसाब से देखा जाए तो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। पूछा था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों सही है। ठीक है, तो 8वें का क्या हो गया? 8वें का सी। 9 नंबर बात करें विद रेफरेंस टू द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ठीक, डीपीसी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है इनके बारे में अगर बात किया जाए, ठीक है, तो आपको पता है 74th अमेंडमेंट हुआ था, 2 अमेंडमेंट पता होना चाहिए, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, ये 1992 में हुआ था, ये भी 1992 में हुआ था, अप्लाई हुआ था 1993 में। ठीक है, ये बात करता है किसके बारे में? पंचायत के बारे में, और ये बात करता है किसके बारे में? म्यूनसिपालिटी के बारे में। ठीक है, पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? 29, म्यूनसिपालिटी में 18। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, बिल्कुल सही है। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसने बात किया था कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो कमेटी है उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा? सेटअप किया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसके सारे मेंबर को क्या गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? बेसिकली अगर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की जाए तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के जो 4/5 मेंबर होते हैं, 4/5 मेंबर जो होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड दी म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि 4/5 मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को क्या किया जाएगा? इलेक्ट किया जाएगा बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत
और म्यूनसिपैलिटी, तो इन दोनों के द्वारा क्या जाएगा इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। और बाकी थर्ड बात किया जाए तो ये स्टेटमेंट जो हो गया गलत हो गया। इट हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोथ द रूरल एंड द अर्बन पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में जो मेंबर्स होंगे उनमें रूरल और अर्बन का जो पॉपुलेशन का एक क्या होगा रेशियो होगा, और वो जो रेशियो होगा वो डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे, यानी कि जितनी रूरल की पॉपुलेशन है, ठीक है, और जितनी अर्बन की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के रेशियो के बिहाफ पे इनके जो मेंबर्स होंगे उनका भी क्या होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो देखा जाए तो हमारा पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो गया, सही हो गया। उस हिसाब से 9 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, 10 नंबर बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑल करेक्ट। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द सेम इलेक्टोरल कॉलेज एज दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात की जाए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के अगर इलेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपको पता है कौन कौन से जो 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 कॉलेजियम होता है, सॉरी नॉट कॉलेजियम, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, उसमें होते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा और लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, ठीक, ये लोग आते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग आते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली और पुदुचेरी और JNK। ठीक, ये कैसे आया था, 70वां संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, 1992 में। ठीक, उसके तहत इनको इंक्लूड किया गया था। लेकिन अगर बात किया जाए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, पहले तो आएंगे क्या, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर भी आएंगे प्लस नॉमिनेटेड मेंबर भी आएंगे। यहाँ पर क्या था, सिर्फ इलेक्टेड था, यहाँ पर इलेक्टेड के साथ साथ नॉमिनेटेड दोनों तरह के मेंबर आएंगे। ठीक, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं आते, ये पता होना चाहिए। ठीक है, जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के नहीं आते तो ये वाले भी नहीं आएंगे, बात समझ गए होंगे आप। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आएंगे। प्रेसिडेंट के केस में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड सिर्फ आएंगे, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे। बाकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द दिल्ली, पुदुचेरी और JNK, ये 70वां संशोधन हुआ था 1992 में, उसके हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बात किया जाए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो पहला क्वेश्चन है कि जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उसका जो कॉलेज होता है इलेक्टोरल कॉलेज, वो सेम होता है एज दैट ऑफ प्रेसिडेंट। मैंने बताया सेम नहीं होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज अलग है, वाइस प्रेसिडेंट का अलग है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट इज A resolution for his removal need to be passed with special majority in both the houses। यानी कि अगर उसका जो भी क्या करना है, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल करना है, तो जो रेजोल्यूशन है उसको दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए, क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसका मेंबर होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफिस किसका होता है, राज्यसभा। इसीलिए राज्यसभा से जब रेजोल्यूशन निकलेगा तो वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। ठीक, उसके बाद जब वो लोकसभा पहुंचेगा तो उसको सिंपल मेजॉरिटी से सिर्फ पास कराना पड़ेगा। बात समझ गए? जब भी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, ठीक है, तो उस कंडीशन में, क्योंकि वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है किसका, राज्यसभा, इसीलिए जब भी राज्यसभा से वो रेजोल्यूशन निकलेगा तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा और लोकसभा में सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट बात कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कमेटी ऑन दी पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, अब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग पे क्या है, प्रश्न है। पहले लिखा हुआ है द चेयरमैन ऑफ द कमेटी कैन बी ओनली फ्रॉम दी लोकसभा। तो ये भी सही है कि जो भी पब्लिक अंडरटेकिंग जो कमेटी होती है उसके भी जो भी चेयरमैन होंगे, ठीक है, वो कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे। सही स्टेटमेंट। द मेंबर आर इलेक्टेड एवरी ईयर फॉर अ टर्म ऑफ 1 ईयर। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन कि जो भी मेंबर्स हैं ऑफ दी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी वो 1 साल के लिए नॉमिनेट होते हैं। देखा जाए तो हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। जो पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1964 में किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कृष्णा मेनन कमेटी। तो कृष्णा मेनन कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन पे इसका बेसिकली कंस्ट्रक्शन
क्या क्या था। ठीक है, तो हिसाब से देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। 12 बात करें 12 नंबर, द वाइस प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? आपको पता होगा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको देंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि ये वाइस वर्सा कहीं ना कहीं होता है। बाकी आपको पता है कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो है, ठीक है ना, इनका जो टेन्योर होगा वो कितने साल का होगा? 5 साल का होगा। ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, और एक और अब चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर जैसे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं है सपोज, तो अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो उस कंडीशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का क्या करेगा? पद होल्ड करेगा। और उस टाइम पर सारे जो जो भी उसको सैलरी अलाउंसेस जो मिलेंगे वो अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट ही मिलेंगे। ठीक है, और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कि जैसे मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट अगर 5 साल का कार्यकाल है और उसने 3 साल कंप्लीट किया, 2 साल बचे हुए हैं उसका, और उसकी डेथ हो गई लेट से, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो प्रेसिडेंट आएगा, ठीक है, वो बाकी बचे हुए टर्म जो टेन्योर है, ठीक है, वो उसको पूरा करे ना करे, वो सिर्फ तब तक उसको पूरा करेगा जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि वो जो बाकी बचे हुए टर्म को भले ही पूरा ना करे, वो मतलब नहीं है, वो तब तक सिर्फ ऑफिस को होल्ड करेगा वाइस प्रेसिडेंट से तब तक ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये चीज़ पता होना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिखा हुआ है कि देर इज नो फिक्स टेन्योर फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज एज ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए कि बात बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज है, ठीक है, उसका कोई भी बेसिकली फिक्स टेन्योर नहीं होता। एज बताई गई है, एज है कितनी? 65 साल। ठीक है, पहले 62 थी, ठीक है, पहले 63 थी, उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया? 65 कर दिया गया। तो कहने का मतलब कोई एज तो फिक्स है पर टेन्योर फिक्स नहीं है, 5 साल 10 साल ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और उसको रिमूव कर किया जा सकता है जो भी अगर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग चल रही है, उस पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के तहत उसको रिमूव किया जा सकता है। और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जब एमपीज बात करते हैं तो उनको बेसिकली आर्टिकल 121 पता होना चाहिए, जिसमें ये बताया गया है कि जो भी एमपीज हैं, पार्लियामेंट किसी भी कोर्ट के जज के कंडक्ट के बारे में बात नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, किसी भी कोर्ट के जज की अगर इम्पीचमेंट की प्रोसेस चल रही है तो उस टाइम पर उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट लिखा है कि द कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट बी डिस्कस्ड इन द लेजिस्लेचर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द इम्पीचमेंट। ये स्टेटमेंट सही है, मैंने बताया अभी आर्टिकल 121। ठीक है, मैंने देखा नहीं था, नीचे लिखा हुआ है। आर्टिकल 121 क्या बताता है कि कंडक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो जज है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्सेप्ट अगर इम्पीचमेंट की बात हो रही है, और ये बात किस में लिखी है? आर्टिकल 121। एक और आर्टिकल पता होना चाहिए, 105 बात करते हैं कि जो भी पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेजेस हैं, ठीक है, जो विशेषाधिकार मिले हैं, यानी कि जो इम्यूनिटी मिली है, ठीक है, एमपीज को, उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकते उनके खिलाफ, ठीक है ना, तो डिटेन नहीं कर सकते हैं, ये लिखी है सारा किसमें? आर्टिकल 105 में। ये पता होना चाहिए। उस हिसाब से देखा जाए दोनों स्टेटमेंट सही है, 13 का हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 बात करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, सबसे पहले पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आर्टिकल 169 में दी गई है, यानी कहीं ना कहीं एक ऐसी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट नीड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल गलत है। क्यों? अभी मैंने बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए? नहीं भाई, क्योंकि आर्टिकल 168 में बताया गया है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हम बना सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की कोई तो बात ही नहीं है यहाँ पे हुई। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। ठीक, पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू हम लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल को बना सकते हैं। इट एंजॉयज द इक्वल पावर्स, इट एंजॉयज द इक्वल पावर एज द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। तो ये स्टेटमेंट भी देखा जाए गलत है। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कम पावर होती है इन कंपेयर टू लेजिस्लेटिव असेंबली। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल को पास करती है और वो बिल अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजा, ठीक है, तो उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल बेसिकली उस बिल को, ठीक है, उस बिल को, जैसे सपोज फिर से मैं बताता हूँ, देखिए, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा कि कोई बिल बनाया और बिल को भेजा कहाँ पर? लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कोई जवाब नहीं दिया, 3 महीने हो गए, ठीक है,
3 महीने हो गए, उसके बाद क्या किया कि 3 महीने बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको फिर से पास करके भेजा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। उसके बाद 1 महीने तक और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है अपने पास रख सकती है। यानी कि टोटल अगर बात किया जाए 4 महीने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी बिल को अपने पास रख सकती है। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जवाब दे ना दे, डजेंट मैटर, वो बिल जो है वो पास माना जाएगा। तो ये चीज़ बताओ जी। तो ये कहने का मतलब है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, पावर्स हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल के केस में। दूसरी चीज़, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो हम लोग ज्वाइंट सेशन बुला लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि ज्वाइंट सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइंट सेटिंग को बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट। और उस ज्वाइंट सेटिंग पर बैठता कौन है? लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान कोई भी नहीं होता। ये पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट हमें कि कोई भी देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द काउंसिल एंड द असेंबली। अगर कोई भी दिक्कत बनती है तो उस कंडीशन में ज्वाइंट सेटिंग का कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रावधान नहीं, ये पता होना चाहिए हमें। बाकी आपको पता है कि 6 राज्य जो ऐसे हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जैसे इसमें यूपी हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, और उसके बाद आपका कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 राज्य जो हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव बेसिकली काउंसिल है, ठीक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 14 के दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। तो 14 का हमारा जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज और आर डिस्क्वालीफाइड। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो हैं किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। पहले लिखा हुआ है इफ़ ही इज़ अनडिस्चार्ज और इंसॉल्वेंट। अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसे ऐसे खत्म हो गए, उसकी दिवालिया घोषित हो गया, तब क्या वो बेसिकली डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? बिल्कुल, उस कंडीशन में अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। यानी कि स्टेटमेंट जो पहला हमारा करेक्ट है। इफ़ ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि भाई वो अनसाउंड माइंड का है, दिक्कत बन गई, पागल हो गया, बिल्कुल उस कंडीशन में भी वो क्या हो जाएगा? डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफ़ ही इज़ डिस्क्वालीफाइड अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। बिल्कुल सही है। अगर 10th शेड्यूल के अंदर, देखिए 10th शेड्यूल क्या बात करता है? 10th शेड्यूल बात करता है बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो आपको पता है जो 10th शेड्यूल आया था, ठीक है, तो 10th शेड्यूल में बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, ठीक है। तो अगर कोई आदमी एंटी डिफेक्शन लेने की एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहा है और उस टाइम पर अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गया तो कहीं ना कहीं उसको भी क्या माना जाएगा? डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा, ठीक है, ओके। और एंटी डिफेक्शन के लिए हमारे पास एक अमेंडमेंट जब आया था, इट इज़ द 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ये अमेंडमेंट आया था किसके लिए? एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए, ताकि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग ऐसे बिल्कुल ना जाए, ठीक है, गया राम आया राम की तरह। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे जो तीनों स्टेटमेंट है वो क्या है? सही है फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर, दैट इज MLA, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। विद रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ द पंचायत राज इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक। पहले लिखा हुआ है कि बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 2 टायर पंचायत राज सिस्टम। गलत। जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी उन्होंने 2 टायर नहीं, बेसिकली 3 टायर सिस्टम की बात की थी, 3 टायर सिस्टम की बात की थी। तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा पहला हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू स्टैब्लिश दी पंचायत। बिल्कुल सही है, राजस्थान जो है, ठीक है। तो राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट था नागौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 1959 में 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को बेसिकली जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन था उसको इस्टेब्लिश किया गया था। और राजस्थान के बाद फिर दूसरा नंबर में जो इस्टेब्लिश किया गया था वो आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पहला जो दूसरा ऑप्शन है वो हमारा क्या है? करेक्ट है। थर्ड, द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गॉट इंस्टीट्यूशनल स्टेटस इन 1982। तो पता है आपको कि जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन था उसको इंस्टीट्यूशनल स्टेटस 1982 में नहीं मिला हुआ था। 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था, मैंने बताया अभी, 1992 में, ठीक, जो कि अप्लाई हो गया था कब? 24 अप्रैल 1993 में। तो यानी कि पंचायत राज जो इंस्टीट्यूशन था उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है, ना कि 1982 में। तो हिसाब से देखा जाए ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओनली 2
ओनली टू यानी बी, यानी 16 नंबर का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट ट्रेड एंड द कॉमर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ है the constitution of the India remains totally silent on the trade commerce within the Indian territory and leaves it to the parliament to legislate on it। यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहीं पर भी ट्रेड के बारे में कोई भी बात नहीं की है, ठीक है। तो बेसिकली ये टोटली गलत है। आर्टिकल जो हमारा 301 है, ठीक है, 301 जो है वो ट्रेड के बारे में बात कर रहा है, यानी कि जो आर्टिकल 301 से लेकर 305 है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सारा किसके बारे में बात करता है, ट्रेड के बारे में बात करता है। तो स्टेटमेंट जो पहला है वो क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड एंड द कॉमर्स बिटवीन द स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो देखा जाए ये स्टेटमेंट सही है। अगर जैसे मान लीजिए कि एक स्टेट में बहुत सारा गुड, एक एक जैसे एक स्टेट ए है, एक स्टेट बी है, ठीक है। स्टेट ए में क्या हो गया, किसी चीज़ की बहुत अधिकता है, ठीक है, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्टेट बी में बहुत कमी है, तो उस कंडीशन में क्या है, गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट है वो क्या कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। तो उस हिसाब से बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सॉरी बी जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। यानी कि 17 का जो हो जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि दूसरा सिर्फ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, द प्रोविजन इन दी 5th शेड्यूल एंड दी 6th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू। आपको पता है कि हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल में से जो 5वां और जो 6ठा शेड्यूल्स हैं वो बात करता है शेड्यूल्ड एरिया की, ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी ध्यान रखना कि जो 5वां है वो ऑल शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है, जितने भी शेड्यूल एरिया सबके बारे में बात करता है। लेकिन जो छठा है वो सिर्फ 4 शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है, दैट इज द 80 mm। ए इज द असम, देन दी त्रिपुरा, फिर उसके बाद मेघालय एंड देन मिजोरम, ठीक। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, ये 4 के बारे में बात करता है क्या, 6 शेड्यूल। बाकी 5वां जो है वो सारे शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, बेसिकली बी, प्रमोशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात करता है। कौन सा आर्टिकल हमारा, कौन सा शेड्यूल हमारा, 5वां और 6ठा शेड्यूल, ठीक। 19 बात किया जाए, ऑन दी प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन ऑफ द पंचायत आफ्टर द 2 years ऑफ इट्स कंस्टिट्यूशन। On premature dissolution of the panchayat after 2 years of its constitution, okay, it will be reconstituted to serve a full terms of the 5 year। नहीं, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि सिर्फ पंचायत की बात नहीं, मोस्टली केसेस में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ 20 से डिसोल्यूट हो गई तो कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बाकी बचे हुए टर्म को पहले कंप्लीट किया जाता है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट इज 19 में, नो फ्रेश इलेक्शन शैल टेक प्लेस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म। कि तो क्या खाली पड़ा रहेगा क्या, वो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत हो जाएगा। इट विल बी रिकंस्टिट्यूटेड टू सर्व द रिमाइंडर ऑफ द पीरियड। ये सही है स्टेटमेंट कि इसको रिकंस्टिट्यूट किया जाएगा पंचायत को, ताकि जो रिमाइंडर ऑफ जो भी टर्म है वो उसको क्या कर सके, कंप्लीट किया जा सके, ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली शैल डिसाइड द कोर्स ऑफ द एक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए बात समझे, वही चीज़ फिर से बता रहा हूँ मैं, 73rd अमेंडमेंट हुआ 1992 में, ठीक है। उसके बाद ये बता दिया गया कि जो जो भी ऑफिस होगा, ठीक है, जो भी ऑफिस होगा पंचायत का, ठीक, वो उसका जो टर्म होगा कितना होगा, 5 साल का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि जो उसका जो टर्म होगा वो 5 साल का होगा। और इन 5 सालों में क्या, अगर कोई बीच में, जैसे आप क्वेश्चन में बताया गया कि 2 साल बाद अगर कुछ खो गया, 2 साल बाद कोई दिक्कत बन गई, वो पंचायत को क्या हो गई, डिसोल्यूशन हो गया उसका, उस कंडीशन में नया पंचायत गठन किया जाएगा, जो कि रिमाइंडर जो 3 साल है उसको क्या करेगी, कंप्लीट करेगी। और उसके बाद जब 3 साल खत्म होने वाले होंगे उससे पहले क्या हो जाएगा, इलेक्शन करवा देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, जो 5 साल का जो पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके वो एक साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 पंचायत बनेंगी उस बीच में, लेकिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बचेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 7th शेड्यूल लोकल गवर्नमेंट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 7th शेड्यूल द लोकल गवर्नमेंट एज द सब्जेक्ट कम्स अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि 12 शेड्यूल्स हैं, उसमें जो 7th शेड्यूल है, ठीक है, जो 7th शेड्यूल वो बात करता है किसके बारे में, लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो
लिस्ट के बारे में। तो उसमें 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन के सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। स्टेट लिस्ट में स्टेट के सब्जेक्ट। कॉन्करेंट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोनों के पास हैं। अब लोकल गवर्नमेंट किसके पास रहेगा? लोकल गवर्नमेंट ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट में रहेगा, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी। यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? जैसे डिफेंस हो गया, इकॉनमी हो गया, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी हो गया, ठीक है, और बजट के जो भी सिस्टम है, ठीक है, और डिफेंस ये हो गया। तो इस तरह की जो चीज़ें रहेंगी वो यूनियन में रहेंगे। रेलवेज़, ठीक है, यूनियन में रहेगा। स्टेट में जैसे फॉरेस्ट हो गया, ठीक, लैंड हो गया, ओके, और लिकर हो गया, दारू सब, ठीक, और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, और ये सारी चीज़ें। कॉन्करेंट में क्या है? कॉन्करेंट में जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, और उसके बाद सॉरी, स्टेट लिस्ट में फॉरेस्ट नहीं आएगा, फॉरेस्ट यहाँ आएगा। एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, और एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, और भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो कॉन्करेंट। रेजिडरी में क्या है? जो कहीं नहीं मेंशन है, ना ही सेंटर के पास ना ही स्टेट के पास, वो रहेगा किसमें? रेजिडरी में, ठीक है। जैसे मैंने कहा साइबर पॉलिसी। अब साइबर पॉलिसी ना सेंटर में ना स्टेट में, तो वो रेजिडरी के पास रहेगा। हिसाब से देखा जाए तो डी इज़ दी सॉरी बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ये नहीं, बी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ये जो बी वाला है स्टेट वाला, दिस इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बात 21, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेटर के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक। पहला बात कर रहा है कि द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाइल पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओवरराइड द अमेंडमेंट मेड बाय द लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल सही है। मैंने बताया आपको कि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास क्या होती है? ज़्यादा पावर होती है कंपेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। इवन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली कोई बिल को भेज रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहे भी तो मैक्सिमम उसको 3 महीने प्लस 1 महीने उसको रिजर्व कर सकती है, उसके बाद बिल अपने आप पास मान लिया जाएगा, ठीक। बाकी जॉइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान है नहीं इन दोनों के केस में। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो ये स्टेटमेंट सही है। अ बिल रिजेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओरिजिन इंडेड एंड बिकम डेड। बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर कोई भी क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर है, काउंसिल के पास कम पावर है, तो अगर कोई बिल लेजिस्लेटिव असेंबली ने डिसॉल्व कर दिया, ठीक है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली से निकला हो चाहे काउंसिल से निकला हो, अगर डिसॉल्व किसने किया? असेंबली ने, तो उस कंडीशन में बिल जो है वो कंप्लीटली डेड माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों हमारे ऑप्शन क्या हो गए? 21 में सी करेक्ट हो गए, ठीक। फिर इसके बाद बात करते हैं 21 हो गया। 22 की बात करें, यहाँ लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी मेड रिकमेंडेशन विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंट्रल स्टेट रिलेशन के लिए कौन सी कमेटी बेसिकली इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज़ दी सरकारिया कमीशन, ठीक है। तो बेसिकली सरकारी कमीशन है, ये आया था 1983 में, ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट दी थी इसने लगभग 1988 के आसपास दी थी, ठीक है। तो ये सरकारी कमीशन है, कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है। तो ये क्या है? ये सेंट्रल रिलेशन के बारे में बात करता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज पुंजी कमीशन, एमएम पुंजी कमीशन, ठीक है। तो एमएम पुंजी कमीशन को लगभग नियर अबाउट 2007 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है, और इसने जो रिकमेंडेशन दी थी वो अपनी नियर अबाउट 2010 में अपनी रिकमेंडेशन दी थी। और ये भी कहीं ना कहीं किसके बारे में बात करता है? सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है। इसने कहा कि भैया सेंट्रल स्टेट काउंसिल्स का निर्माण करना चाहिए, ठीक है, और बाकी सारे कई सारे प्रोविजंस दिए गए। राजमन्नार कमेटी, ये भी सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करता है, जो कि 1969 में आई थी। तो हिसाब से देखा जाए तीनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, तीनों ऑप्शन कहीं ना कहीं सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में ही बात करते हैं। तो हमारा 22 का ऑप्शन क्या हो गया? 22 का हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया डी। नेक्स्ट बात करें, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन रन्स बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कंट्री। तो आपको बताया गया कि अभी जैसे रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की बीच की जो वॉर हो रही थी, उस टाइम पे क्या जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन थी उसको बेसिकली हॉल्ट कर दिया गया था। किसी ने उसको बेसिकली पानी में उसको फोड़ दिया था, दगा दिया था, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन थी ये पानी के अंदर, समुद्र के अंदर पड़ी हुई थी, और ये कहीं ना कहीं ये रशिया को जर्मनी से कनेक्ट कर रही थी। तो हमारा जो बी ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पाइपलाइन थी वो बाल्टिक सी के बेसिकली नियर अबाउट निकल रही थी, और रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग जो एरिया है उसको ये कनेक्ट कर रही थी जर्मनी के ल्यूब मिन से,
ठीक है, यानी कि ल्यूब्मिन ये कहाँ पर है, ये जर्मनी में है और रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रही थी ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। इसमें बेसिकली 2 पाइपलाइन है जिसमें से एक जो थी वो ब्रेक हो गई थी, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। और यही पाइपलाइन के थ्रू जितनी भी एनर्जी है यूरोपियन नेशंस की, ठीक है, वो सारी फुलफिल होती है रशिया की इस पाइपलाइन से। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, आपको पता है जो आर्टिकल 61 है, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और ध्यान रखना जो इम्पीचमेंट शब्द का इस्तेमाल है वो हम मोस्टली सिर्फ किसके लिए करते हैं, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ने पहले लिखा हुआ स्टेटमेंट, ही कैन बी इम्पीच्ड ओनली ऑन द चार्ज ऑफ द वॉल्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो प्रेसिडेंट है उसको इम्पीचमेंट कर सकते हैं ओनली ऑन द वॉल्यूशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन, अगर उसने क्या किया, कंस्टिट्यूशन का वॉल्यूशन किया। फिर ऑन द रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स द चार्ज एज द प्रेसिडेंट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर, ठीक है, देखिए मैंने यहीं पर बताया था कि ये स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है कि अगर जैसे मान लीजिए कि 5 साल का प्रेसिडेंट का टेन्योर है, प्रेसिडेंट ने 2 साल काम किया, उसके बाद इम्पीचमेंट करके उसको हटा दिया गया, समय कितना बचा, 3 साल, तो क्या वाइस प्रेसिडेंट ये 3 साल कंप्लीट करेगा आके, नहीं, ये बाकी के केसेस में हो सकता है, जैसे सपोज कोई एमएलए है या गवर्नमेंट की बात करें, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में 2 साल हुआ, ठीक है, 3 साल बचा, तो 3 साल जो है उस गवर्नमेंट, कोई और गवर्नमेंट बन के आ गई मेजोरिटी के साथ, फिर 3 साल चलाई उसने और 3 साल बाद क्या हो गया, जनरल इलेक्शन हो गया। लेकिन ये जो केस है कि प्रेसिडेंट थे, 2 साल काम किया, ख़त्म हो गया, हट गया, जो भी हुआ, 3 साल बचा, तो वाइस प्रेसिडेंट आके 3 साल कंप्लीट करे और उसके बाद फिर 5 साल होने पर फिर जनरल इलेक्शन हो गया, या उसको नए प्रेसिडेंट को नॉमिनेट किया जाएगा, नॉट यूज जनरल इलेक्शन शब्द को ना इस्तेमाल करें यहाँ पर। तो क्या ऐसा होगा, नहीं, ऐसा होता है यूएसए में, ठीक है, ऐसा क्या होता है यूएसए में, ठीक, इंडिया में ऐसा नहीं होता, ओके, तो फिर इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ये होता है, इंडिया में ये होता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सिर्फ तब तक, बचा तो 3 साल है यहाँ पर, ठीक है, बचा कितने साल है, 3 साल, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर तब तक सिर्फ पद संभालेगा जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाए। पर यूएस में क्या होता है, पहले 3 साल का टाइम पीरियड उसको कंप्लीट करेगा जो जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, उसके बाद जब 3 साल का टाइम खत्म हो जाएगा तब प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर 3 साल भले बच गए हों, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो है सिर्फ तब तक पद संभालेगा जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते। हो सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट जब पद संभाले उसके एक ही साल बाद प्रेसिडेंट आ जाए, तो देखा जाए उस हिसाब से तो 2 साल बच जाएगा ना, तब भी भाई 2 साल ही हो गया, 1 साल ही हो गया, 3 ही साल तो हुआ, 2 साल बच गया, लेकिन बच जाने दो, खत्म करो उसको, फिर नया जो प्रेसिडेंट आएगा तो 5 साल रहेगा वो, ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जैसे मैंने बताया कि जब प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के तो करते ही करते हैं, ठीक है, काउंसिल के नहीं करते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नहीं करते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा तो उस इम्पीचमेंट में अगर वोट करने की बात आएगी तब इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों करते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात आए तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात आएगी तो वहाँ इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों करते हैं, ठीक है। ये ऐसे समझ लें आप कि जब किसी की बड़ाई करने की बात आती है, ठीक है, तब सिर्फ इलेक्टेड आ रहे हैं, यानी कि अच्छे लोग जो हैं, लेकिन बुराई की बात आएगी तो इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब आएंगे, सब लोग बुराई करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहला ऑप्शन जो है सही है, दूसरा गलत है, तो 24 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए 25, क्वेश्चन नंबर 25, विद रेफरेंस टू दी चीफ मिनिस्टर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक, चीफ मिनिस्टर के रिगार्डिंग पहले लिखा हुआ ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑफिस को होल्ड करता है ड्यूरिंग द प्लीजर ऑफ द गवर्नर, दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। ये क्या है कि जो भी चीफ मिनिस्टर है वो प्लीजर ऑफ द गवर्नर के हिसाब से ऑफिस होल्ड करता है। प्लीजर ऑफ द गवर्नर यानी कि कहीं ना कहीं वो जो
चीफ मिनिस्टर है वो ऑफिस को होल्ड करता है। वैसे तो देखा जाए तो वो जब तक मेजॉरिटी है तब तक होल्ड करता है, लेकिन बोलने को बोल दिया जाता है कि गवर्नर के प्लीजर के अनुसार काम करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करा जाए, ही कैन बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एट एनी टाइम। बिल्कुल गलत, क्यों भाई, उसको तो इलेक्ट किया गया है ना, प्रॉपर इलेक्शन हुआ है, जनता ने उसको चुन के भेजा है, तो गवर्नर कौन होते हैं उसको हटाने वाले किसी भी टाइम पे? ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक, नेक्स्ट इज ही कैन रिकमेंड, he can recommend the dissolution of the legislative assembly to the governor at any time। ये बिल्कुल सही है। अगर कहीं पर चीफ मिनिस्टर को ऐसा लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट सरकार गिरने वाली, कुछ भी होने वाली है, तो उससे पहले ही वो क्या कर सकते हैं, गवर्नर को ये बोल सकते हैं कि भाई हमारी जो भी गवर्नमेंट है उसको, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको क्या करो, डिसॉल्व कर दो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है। जैसे अभी क्या हुआ था, जब जब पाकिस्तान में भी, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जब इमरान खान पे इम्पीचमेंट लग रहा था, तो वो कहीं ना कहीं अनुरोध कर रहे थे प्रेसिडेंट से कि जो गवर्नमेंट उसको डिसॉल्व कर दो, पर प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, तो हमारा 25 क्वेश्चन नंबर सी हमारा जो है वो सही हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 26। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।